नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मून स्टूडेंट क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उस सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डील करेंगे। और ये मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज की सबसे पहली वीडियो है। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली जो सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग के, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस पेपर में डील करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो इसको इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल हो, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो सीरीज़ होगी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी, तो उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि if p square is equal to 32 by 50 then p is an what, whole number, integer, rational number, irrational number। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 मार्क्स टोटल है पेपर का। उसमें से 20 मार्क्स तो यही आएंगे एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग। तो लगभग 25% मार्क्स तो आपको इसी में फेच हो जाएंगे। तो अगर 20 के 20 करेक्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत बहुत चांस हो जाएंगे कि 90% से ज़्यादा मार्क्स आने के। ठीक है, तो पहले जो 20 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े बहुत ट्रिकी रहेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर उसके सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि इसको कैसे डील किया जाए। तो ये फर्स्ट चैप्टर से, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50। अगर 32/50 को हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 32/50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों डिवाइड करेंगे दो से तो 16/25 हो सकता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। देन what will be p? P will be what, root over of 16/25, that is what, 4/5। और 4/5 क्या है, तो ये जस्ट एक रैशनल नंबर है ना। तो 4/5 जो है एक रैशनल नंबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -6, 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसीलिए मैं ग्राफ इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो ये कहा गया है कि फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो सबसे पहले तो आप रफ में एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो उतना स्टेप्स तो दिखाने नहीं है, जस्ट आपको आंसर लिखना है, ऑप्शंस लिखना है। तो इसीलिए ग्राफ एक रफ बना लेंगे और ये इस कोऑर्डिनेट को मार्क कर लेंगे। तो -6, 8 कहाँ आएगा, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है ना, तो इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं इस पोजीशन पे आ रहा है -6, 8। और ये पूछा गया कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या है। तो एक्स एक्सिस तो ये वाला है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये वाला कोऑर्डिनेट में, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी, ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो वाई एक्सिस में देख सकते हैं ये +8 में है ना। तो ये 8 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ये 8 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना होगा। बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इजी है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाई। तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको कि ये क्या पूछा, क्या है एक्चुअली में करना क्या है। तो हमें जस्ट वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये लाइन कौन सा है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ये वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है। तो इस वाई एक्सिस के अगर में हम लोग पूछेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा है ना। तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे और इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 × 0 0 हो गया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज वाई इज इक्वल टू वट, -3। ठीक है, तो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स का तो वैल्यू जीरो है और वाई का वैल्यू क्या आ गया, तो -3 आ गया। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा आंसर 0, -3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान भी है, तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है ये। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो ये भी बहुत आसान है कि दैट द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस? ये आप ओरली भी कर सकते हैं, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो दो सर्कल्स है, उसके सर्कमफरेंस सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। तो अगर दो सर्कल है तो दो अलग अलग रेडियाई होगा, तो 2πr1 ले लेते हैं और 2πr2 ले लेते हैं, और इनका जो रेशियो है वो कितना है, तो 4/5। अब पूछा गया रेशियो ऑफ द रेडियाई क्या होगा, तो क्योंकि 2π और 2π तो दोनों में कॉमन है ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, R1/R2, दैट इज 4/5। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इतना आसान है ये ओरली। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करना होगा। तो ये दिया है x² + 1, तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो x² + 1, ये अगर आपको फॉर्मूला पता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b × a - b। ठीक है, तो इस केस में क्या है, x² - 1, दैट इज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x+1 लिख लेंगे और एक होगा x-1। ठीक है, तो अल जीरोस क्या आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा x+1 = 0 एंड x-1 = 0, दैट इज x का वैल्यू -1 आ गया और एक का आ गया +1 आ गया। तो अल्फा एक हो गया, अल्फा मान लेते हैं -1 है और बीटा हमारा +1 है। तो हमें वैल्यू निकालना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1 + 1, तो ये क्या होगा, 0। तो आंसर क्या होगा अपना, अपना हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो वो क्या है, तो cos² थीटा ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। तो अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा, एंड ऊपर में क्या हो जाएगा, cos² थीटा -1। अब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में पढ़ा था, दैट इज cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो cos², इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा -1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -sin² थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, cos² थीटा -1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, sin² थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा सही आंसर, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो वो क्या है, तो इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज 36, पेरीमीटर दे दिया गया है एबीसी का 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। तो ये भी अगर ट्रायंगल आपने पढ़ा है, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसको अगर स्टेप दिखाया जाए तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो पी क्यू आर का क्या है, तो हमें पता नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना, मान लेते हैं ये एक्स हो गया, और ए बी सी का कितना है, तो 36 है ना, और इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सॉरी कौन सा है, तो दैट विल बी पी क्यू, इसका हो जाएगा पी क्यू, और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो x/36, x/36 इज इक्वल टू पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू अगर दिया गया हमारा 6 और ए बी है हमारा 8। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज x विल बी व्हाट, 36 × 6/8। ठीक है, और अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कट करेंगे तो ये 4 9 9,
और ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है हमारा 27 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन सी इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा टू रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है। इक्वल रूट्स मतलब जहां पर डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, देन वी कैन राइट दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। ठीक है, और सी का वैल्यू निकालना है तो सी क्या हो जाएगा, सी विल बी बी स्क्वायर बाई फोर ए। ठीक है, बहुत आसान सही है। ये भी ओरली अगर कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या है कि इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, फिगर दिया हुआ है तो बहुत आसान हो गया। अगर फिगर बनाना होता तो थोड़ा सा कठिन होता। इफ ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू होल इज 7 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AE। मतलब ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होगा। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट AD बाई DB इज इक्वल टू व्हाट AE बाई EC, है ना। AD कितना है, तो AD है हमारा 3 सेंटीमीटर। DB क्या है, तो DB तो नहीं दिया है लेकिन हमें AB दिया हुआ है। AB 7 है और ये 3 है, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, DB का लेंथ 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। AE हमें फाइंड आउट करना है तो AE लिखा रहेगा। EC कितना दिया है, तो 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो AE विल बी व्हाट, AE विल बी 3 इंटू 3 दैट इज 9/4। 9/4 कितना होता है, तो दैट इज 2.25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन ये देख सकते हैं कितना इजी हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो प्रोबेबिलिटी से है कि अ बैग कंटेन्स 5 पिंक बॉल, 8 ब्लू बॉल, 7 येलो बॉल्स। ठीक है, तो 5 पिंक प्लस 8 ब्लू प्लस 7 येलो बॉल्स। ठीक है, टोटल बॉल्स कितने हो गए, तो ये हो गए टोटल विल बी व्हाट 5 + 8 13 प्लस 7 20 बॉल्स हो गए। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, और एक बॉल वहां से निकाला जा रहा है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए ब्लू नॉर ए पिंक। ठीक है, तो ना ही ब्लू ना ही पिंक, ये दोनों ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ येलो आना है। ये दोनों नहीं आएगा तो क्या आएगा, 7। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। ठीक है, तो मतलब वही है कि नॉट गेटिंग ब्लू नीदर पिंक का मतलब वही है कि येलो बॉल आने का क्या चांस है। तो येलो बॉल कितने हैं टोटल, तो 7 है। ठीक है, और टोटल कितने हैं, तो 7/20। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्वेश्चन है उसको आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा हुआ है। बहुत अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ओरली ही हो जाएगा, बहुत कुछ ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट इससे घबराते हैं, लेकिन बहुत अगर स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे तो जैसे कि इसमें कहा गया था कि नीदर ए ब्लू नॉर ए पिंक, मतलब क्या हो गया, ना ही ब्लू ना पिंक, तो बचा क्या, येलो बॉल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose area of the base is given and the vertical height is also given। तो कोन बेसिकली इस तरह से होता है ना, ये नीचे में इस तरह से सर्कुलर शेप होता है और ये जो होता है ये हाइट होता है। ठीक है, तो ये नीचे जो है शेडेड एरिया, इसमें इसका कोन एरिया दिया हुआ है, तो दैट इज व्हाट, इट इज गिवन 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो वर्टिकल हाइट है वो दिया गया है 8। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है वही है हमारा एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, वो एरिया ऑफ द बेस दैट इज 1/3 इंटू 156, और हाइट दिया हुआ है 8। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 52 इंटू 8 जो हो जाएगा 16, और 5 8
41, ठीक है, तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप फिगर बना लेंगे छोटा सा, रफ में भी अगर बना लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपको आंसर निकालने में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, तो 3 chairs and 1 table cost 900 rupees, whereas 5 chairs and 3 table cost 2100. If the cost of one chair is x and the cost of table is y, situation can be represented algebraically. तो ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6th 7th वाला, कि एक चेयर का कॉस्ट है, चेयर का है वो है x और टेबल का है y, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा वो क्या है, 3 चेयर दैट इज 3x प्लस 1 टेबल दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 900, एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, तो 5 चेयर दैट इज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो ये कौन सा होगा, तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमें अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल से है ये, कि इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर tangents फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। तो इसमें फोटो अगर अगर इमेज बना हुआ है तो बहुत आसान हो जा रहा है, लेकिन अगर यही इमेज नहीं होता तो आपके गलती होने का चांसेस बहुत रहता, ठीक है। तो इमेज भी आपको प्रैक्टिस करने हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। दैट इज पी एंड पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर सी, एंड Q is any point on the circle, और ये Q any point on the circle, then measure the AQB, ठीक है। AQB हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक इस अगर शेडेड एरिया में देखेंगे ये वाला पार्ट, तो एक क्वाड्रिलैटरल है ना, एक क्वाड्रिलैटरल है पी ए सी बी, ठीक है, पी ए सी बी एक क्वाड्रिलैटरल है। अगर ये हो गया हमारा 55, ठीक है, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 55 है, ठीक है, तो एंगल ये जो ए है सी ए पी, एंगल पी ए सी और एंगल पी बी सी, ये क्या होगा, दोनों ही 90 डिग्री कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ने थ्योरम पढ़ा है कि यहाँ से जो रेडियस वाला है और जब टेंजेंट को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, तो एंगल सी कितना निकलेगा, तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस 90 हो गया 180 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, तो एंगल सी हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो 180 कट गया, 55 मतलब 180 माइनस 55 डिग्री, ठीक है, तो 125 डिग्री हो गया। तो एंगल सी हमारा निकल गया 125 डिग्री, और ये जो एंगल है एंगल क्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग ने इसका भी थ्योरम पढ़ा है कि इसका जो एंगल होगा वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज व्हाट, इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, सॉरी, ए सी बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी है 125 है, तो ए क्यू बी हमें निकालना है, तो 125 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 62.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी आप आसान से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड्स के बारे में जानना, ठीक है, कि a card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 playing cards, the probability of getting a face card, तो अगर आपको सब कार्ड्स के पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, डाइस से आएगा, ठीक है, और कार्ड से रिलेटेड आएगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कार्ड के बारे में। तो टोटल जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें से 26 ब्लैक होते हैं एंड 26 रेड होते हैं, ठीक है। और ईच 52 जो कार्ड्स है वो 4 सूट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 सूट्स कौन से हैं, तो 13 में डिवाइडेड है, तो 13 हर्ट्स है, ठीक है, और 13 डायमंड्स है, और ये दोनों का कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। एंड 13 क्लब्स हैं एंड 13 स्पेड्स हैं, ये दोनों का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो 4 सूट है,
13 हार्ट, 13 डायमंड जो कि रेड कलर के हैं, 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड्स जो हो गए वो ब्लैक कलर के हैं। और ईच अगर 13 को देखा जाएगा तो ईच 13 में 3 फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, 3 फेस कार्ड कौन से हैं? तो एक क्वीन, किंग एंड जैक। ठीक है, किंग, क्वीन एंड जैक। तो इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 और इसमें 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड टोटल हो गए 12, जिसमें से 6 रेड है और 6 ब्लैक है। ठीक है, समझ आ गया। और बचे कितने? 10 माइनस 3 करेंगे तो 10 बच गए। तो 10 जो है वो नंबर कार्ड्स बोले जाते हैं। ठीक है, नंबर कार्ड जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पहला एक होता है उसको इक्का या एस बोला जाता है ना, एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल हो जाएंगे 52 कार्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स का जो फंडा है आपको अगर समझ आ जाएगा कि कौन कितने कार्ड्स होते हैं, तो आप इजीली ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या गया? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। ठीक है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि ब्लैक फेस कार्ड चाहिए या रेड फेस कार्ड चाहिए। तो 12 टोटल होते हैं फेस कार्ड, और टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? तो 52 होते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 52, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13। तो बन गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3/13। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि if theta is an acute angle of a right angle triangle, then which of the following equation is not true? बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। not true, not true मतलब जो false है, हमें false आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया? पहला ऑप्शन साइन थीटा इज इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, ठीक है कि नहीं है? तो साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा कट गया, बचा क्या? कॉस थीटा। तो ये दोनों तो चलो ट्रू हो गया। फिर ऑप्शन अगर बी देखा जाएगा तो क्या है? कॉस थीटा टैन थीटा। टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा। तो ये भी ठीक है। बच रहा है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, ये भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी ठीक ही है। बच रहा है क्या? ऑप्शन डी, मतलब यही गलत होगा। तो ये भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या सही है? तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये नॉट जो शब्द है, ऐसे शब्द मैक्सिमम आएंगे आपके क्वेश्चन में। नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, ये सब पूछेंगे ही पूछेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आसान क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें ही मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं सिली मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए उनका मार्क्स जो है वो अच्छा नहीं आ पाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है देख लेते हैं कि if the zeros of the quadratic polynomial दिया हुआ है are 2, -3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। ठीक है, ये एक्चुअल में इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। और अल्फा दे दिया है 2, बीटा दे दिया गया है -3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज 2 प्लस -3 दैट इज -1 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू -3 दैट इज -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर हम लोग फिर रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, है ना? ये होता है। तो अगर हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -1, तो -1 इंटू एक्स, और ये है अल्फा बीटा दैट इज -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1x प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या बन जा रहा है? दैट इज a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू व्हाट? -6। तो a का वैल्यू क्या आया हमारा? 0,
एंड बी का वैल्यू आया -6। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा समझ जाना है और सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेना। फिर इसको हम लोग एक नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, और उसको जस्ट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत कंफ्यूजिंग होगा ये, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी be this 3n square plus n and if the common difference is 6 then the first term is, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स मतलब एस एन दिया हुआ है 3n² प्लस n, और हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 6। लेकिन सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? तो सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला जो है हमारा वो है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 2a 6 पुट करेंगे तो 6n-6 हो जाएगा, है ना, 6n-6। ठीक है, स्टेप तो जंप करना ही पड़ेगा। और एस एन क्या है हमारा दिया हुआ है 33, 3n² प्लस n। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6n² प्लस 2n इज इक्वल टू 2an प्लस 6n² माइनस 6n। ठीक है, तो 6n² और ये 6n² कट जाएगा और ये 6n और इधर में आ जाएगा ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस 6n, तो ये हो जाएगा 8n। 8n इज इक्वल टू 2an। ठीक है, तो n कैंसल आउट। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a विल बी 8/2 दैट इज 4। हमारा फर्स्ट टर्म जो है 4 है, तो AP कुछ इस तरह से होगा, 4 प्लस 6 हो गया हमारा 10 प्लस 6 हो गया 16 22 ऐसे करके होगा। तो हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है असर्शन रीजनिंग के टाइप का। असर्शन दिया गया है इफ 5 प्लस √7 is a root of quadratic equation with rational coefficient then its other root is 5 minus √7। ठीक है, तो ये क्या पॉसिबल है असर्शन? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर एक रूट 5 प्लस 7 है तो दूसरा रूट 5 माइनस 7 ही होगा। ठीक है, रीजन क्या है, सर्ड्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रैशनल कोफिशिएंट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो इसी को कॉन्जुगेट पेयर्स बोला जाता है। तो सर्ड्स रूट मतलब होता है इरेशनल रूट जिसका कोई वैल्यू आएगा नहीं, वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो सर्ड्स उसी को कहा जाता है इरेशनल। तो √7 ये क्या है, इरेशनल है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो होता है बेसिकली ए होता है। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखा जाए तो वो है कि फॉर असर्शन दिया गया फॉर थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो पहला अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ जनरली, थीटा का वैल्यू जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो थीटा हम लोग अगर ले लेते हैं 30 डिग्री, तो अगर हम लोग देखा जाए तो कोसेक कोसेक 30 माइनस कॉट 30 ये क्या होता है, तो कोसेक 30 का वैल्यू होता है हमारा, अगर वैल्यू आपको पता है तो 2, और कॉट 30 का वैल्यू होता है -√3। ठीक है, और कोसेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ये क्या दोनों रेसिप्रोकल है? हाँ बिल्कुल रेसिप्रोकल है, दैट इज 2 माइनस 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस 3। हाँ ये रेसिप्रोकल होता है। और रीजन क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ
इसको भी अगर हम लोग थीटा वही 30 डिग्री पकड़ेंगे तो कोसेक स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 30 - कॉट स्क्वायर 30 = 1 आएगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड 4 - 3 हो गया 1। तो हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। दैट इज असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो असर्शन रीजनिंग में गलत करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और अगर आप थीटा का वैल्यू लेकर करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप्स के मैं बताऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं इसको और भी किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको मैं उसमें भी बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है, बहुत बहुत आसान है। दैट इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। ठीक है, तो बहुत आसानी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हमसे बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका आंसर, आप ओरली भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस किए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और भी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे, उसमें हम लोग उस वीडियो में डील करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। मैथ्स के साथ साथ मैं साइंस और सोशल साइंस का भी इसी तरह से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, क्या सजेशंस है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कीजिएगा, और टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।